दोस्तों, आज हम बात करेंगे एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। एल्बर्ट आइंस्टाइन तारीख का सबसे बड़ा जीनियस था, ये तो हम सभी जानते हैं। इतना जीनियस कि वो अकेला हजारों साइंटिस्ट से ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल करता था। जो चीज़ हम आम इंसान समझना तो दूर की बात, सोच भी नहीं सकते, वो आइंस्टाइन ने सोची भी, समझी भी और इसे पूरी दुनिया के लिए आसान भी बना दिया। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक फिजिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, E=mc² और फोटोइलेक्ट्रिक के लॉज बनाकर पूरी दुनिया को हैरान और परेशान छोड़ दिया, और इसी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया। इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने और समझने की सलाहियत देखकर लोग ये समझते थे कि आइंस्टाइन के पास कोई ख़ास ब्रेन है जो आम इंसानों से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है। इस बात को खुद आइंस्टाइन भी जानते थे, इसलिए इन्होंने मरने से पहले ही इस बात की तलकीन कर दी थी कि मरने के बाद उनकी बॉडी के किसी भी हिस्से पर रिसर्च ना की जाए, बल्कि उन्होंने तो ये भी इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि मरने के बाद उनकी बॉडी को जलाकर राख कर दिया जाए। लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन हॉस्पिटल में जब आइंस्टाइन का इंतकाल हुआ तो इनकी मौत की वजह जानने, जिसको हम ऑटोप्सी कहते हैं, इसके लिए जो डॉक्टर आया इसने आइंस्टाइन का चुपके से दिमाग बगैर किसी इजाज़त के चोरी कर लिया, क्योंकि इसको ये जानने की बहुत क्यूरियोसिटी थी कि आखिर दुनिया के सबसे बड़े जीनियस के दिमाग में क्या फ़र्क है जो हमारे दिमागों में नहीं है। दोस्तों, आइंस्टाइन का ब्रेन चुराने वाले डॉक्टर का नाम थॉमस हार्वी था। इस डॉक्टर को चोरी के अंजाम की फ़िक्र के बगैर इस स्पेशल ब्रेन को स्टडी करने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। कुछ ही दिनों बाद जब प्रिंसटन हॉस्पिटल को डॉक्टर हार्वी की इस हरकत का पता चला तो इनको अपनी इस हरकत की वजह से इस जॉब से हाथ धोना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी डॉक्टर हार्वी ने अपने इस क्रेज़ को कम ना होने दिया, बल्कि आइंस्टाइन के बेटे हैंस एल्बर्ट से जैसे तैसे करके एल्बर्ट आइंस्टाइन के स्पेशल दिमाग में छुपे राजों पर से पर्दा उठाकर इनको पूरी दुनिया के सामने लाने की इजाज़त लेने में कामयाब हो गए। इस दिन के बाद से इस ब्रेन का एक लंबा सफ़र शुरू हो गया। डॉक्टर हार्वी एक पैथोलॉजिस्ट थे जो कि सिर्फ पोस्टमार्टम करना ही जानते थे। ये इनकी भूल थी कि वो इतने बड़े जीनियस के दिमाग पर स्टडी कर सकेंगे और कुछ ज़रूरी हक़ाइक़ से पर्दा उठा सकेंगे। अब कंडीशन ये थी कि डॉक्टर हार्वी अपनी प्रिंसटन हॉस्पिटल की जॉब से हाथ धो बैठे थे और अपने पैथोलॉजिस्ट के ओहदे से भी उनको हाथ धोना पड़ा। डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन का ब्रेन जो ऑलरेडी इनके पास था इसको प्रिजर्व कर चुके थे और इस प्रिजर्व्ड ब्रेन को लेके पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया ले गए, जहां उन्होंने इस ब्रेन की बहुत सारी फ़ोटोज़ ली और फिर इस ब्रेन को 240 पीसीज में काट कर हर एक पीस को अलग अलग जार में प्रिजर्व करके इन सब जार्स को अपनी बेसमेंट में छुपा दिया। इसी ब्रेन के मसले की वजह से डॉक्टर हार्वी का अपनी बीवी के साथ अक्सर झगड़ा रहता था, क्योंकि उनकी बीवी इस ब्रेन को पसंद ना कर रही थी। इसलिए इसने कई बार इस ब्रेन को उठाकर फेंकने की भी धमकी दी। एक दिन तो यही झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे को डाइवोर्स देके अलहदगी इख्तियार कर ली और डॉक्टर हार्वी इस ब्रेन को लेके कैंसस के शहर विचिटा चले गए, जहां वो एक लैब में एक मेडिकल सुपरवाइज़र की नौकरी करने लगे। और इस नौकरी के दौरान वो फारग वक्त में इस लैब में आइंस्टाइन के ब्रेन पर खूब स्टडी करते। इसके बाद वो कई बार अलग अलग नौकरियों में मुख्तलिफ शहरों में ये ब्रेन लेके घूमते रहे। इस बात को कई साल गुजर गए थे, मगर डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के ब्रेन पर कुछ खास रिसर्च ना कर सके। उल्टा उनका मेडिकल लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया और नौबत यहाँ तक आ गई कि उनको एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में भी जॉब करना पड़ी। इसी दौरान उन्होंने पहली बार एक अच्छा फैसला किया और वो फैसला ये था कि वो आइंस्टाइन के ब्रेन के मुख्तलिफ पीसेस को दुनिया के बेहतरीन न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। सन 1955 में ब्रेन चोरी होने के 30 सालों के बाद यानी 1985 में पहली बार आइंस्टाइन के ब्रेन पर एक स्टडी पब्लिश हुई। इसके बाद अगले 28 साल तक इस ब्रेन पर दुनिया भर के न्यूरोलॉजिस्ट कई स्टडीज़ पब्लिश कर चुके थे, जिनमें बताया गया था कि आइंस्टाइन का ब्रेन
आम आदमी के ब्रेन से काफी डिफरेंट था। सबसे बड़ा डिफरेंस इस ब्रेन के कॉर्पस कैलोसम नामी हिस्से में पाया गया। अब यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि इंसानी ब्रेन दो अलग अलग हिस्सों में तकसीम होता है। इंसान जो भी काम करता है वो ब्रेन के एक हिस्से में पहले प्रोसेस होता है और फिर ब्रेन जिस्म के इस हिस्से को सिग्नल देता है। लेफ्ट ब्रेन हमारी बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है, जबकि राइट ब्रेन हमारी बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है। इसके अलावा 90% लोगों का लेफ्ट ब्रेन बोलने, समझने, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और राइटिंग के दौरान काम करता है, जबकि राइट ब्रेन के पास क्रिएटिविटी, शेप्स को पहचानना, आर्ट और म्यूजिकल स्किल्स की जिम्मेदारी होती है। अब आप सबके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि अब इसमें कॉर्पस कैलोसम का क्या काम है। देखें, फर्ज करें कि आप मोबाइल या कंप्यूटर के कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रहे हैं और इस दौरान हमारे दोनों हाथ टाइपिंग करने में बिजी हैं। कुछ अल्फ़ाबेट्स हमारे सीधा हाथ, जबकि कुछ अल्फ़ाबेट्स हमारा उल्टा हाथ टाइप कर रहा है। टाइपिंग के दौरान हमारे लेफ्ट हैंड से टाइपिंग मिस्टेक होती है, तो आपने फ़ौरन अपने राइट हैंड इस्तेमाल करके इस मिस्टेक को इरेज किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे राइट ब्रेन से मिस्टेक हुई तो इसने लेफ़्ट ब्रेन को फ़ौरन सिग्नल देकर मिस्टेक को रिमूव करवाया। ब्रेन के दोनों हिस्से जिस चीज़ के ज़रिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं उसको कॉर्पस कैलोसम कहा जाता है। और आइंस्टाइन का कॉर्पस कैलोसम आम इंसान के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, जिससे इनके लेफ़्ट और राइट ब्रेन का आपस में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, जिसकी वजह से आइंस्टाइन एक ही वक्त में काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को एक ही वक्त में इमेजिन भी कर सकते थे और सॉल्व भी कर सकते थे। कॉर्पस कैलोसम के बड़े होने के अलावा आइंस्टाइन के ब्रेन का पैटर्न भी आम इंसानों से काफ़ी मुख्तलिफ था। रिसर्चर्स का मानना है कि इसकी वजह से ब्रेन में न्यूरॉन्स का फ़्लो आम इंसान के मुकाबले काफ़ी बेहतर था। न्यूरॉन्स के ज़्यादा फ्लो का मतलब है कि आइंस्टाइन की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी और एल्बर्ट आइंस्टाइन कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को भी बगैर कागज़ पेंसिल के अपने जीनियस ब्रेन में ही हल करने की बेहतरीन सलाहियत रखते थे। न्यूरॉन्स ज़्यादा होने की एक और वजह भी रिसर्च पेपर्स में बताई गई है। जब आइंस्टाइन के दिमाग का वज़न किया गया तो इसका वज़न 1230 ग्राम था, जबकि आम इंसान के दिमाग का वज़न 1400 ग्राम होता है। रिसर्चर्स ये भी कहते हैं कि इनके ब्रेन की लाइनिंग काफ़ी पतली थी, जिसकी वजह से इनमें ज़्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था कि क्या आइंस्टाइन इस स्पेशल ब्रेन के साथ ही पैदा हुए थे या वक्त के साथ साथ इसमें चेंजेस आई। रिसर्च के बाद पता चलता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जब पैदा हुए तो वो पूरे 5 साल तक बोल ना सके, जबकि बाकी नॉर्मल बच्चे 2 या 3 साल के बाद बोलना शुरू कर देते हैं। जब इन्होंने बोलना शुरू किया तब भी वो ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते थे, बल्कि हमेशा अपनी ही सोचों में गुम रहते थे। इनके पास चीज़ों को मेमोराइज़ करने की पावर बहुत कम थी, यहाँ तक कि इनको सिंपल मैथ के टेबल्स याद करने में भी बहुत परेशानी होती थी। वो मैथ और नंबर्स को लॉजिकल वे से प्रोसेस करने के माहिर थे, ना कि इनको रटा लगाकर याद करते थे। स्कूल लाइफ में भी आइंस्टाइन मैथ और साइंस के अलावा हर सब्जेक्ट में फेल होते थे, जबकि साइंस और मैथ में वो अपने क्लास में पहले नंबर पर आते थे। जब आइंस्टाइन 12 साल के थे तो एक मैथ के फैमिली टीचर आइंस्टाइन के घर में ज्योमेट्री की किताब गलती से भूल गए। हैरत की बात यह है कि आइंस्टाइन एक ही दिन में वो ज्योमेट्री की मुकम्मल किताब पढ़कर अपने ज्योमेट्री के तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर कर बैठे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि 14 साल की उम्र में वो इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस के मास्टर बन चुके थे। मैथ और साइंस में इनकी इतनी ग्रिप थी कि वो क्लास में जब भी कोई सवाल पूछने के लिए हाथ खड़ा करते तो क्लास के प्रोफेसर्स घबराने लगते, क्योंकि आइंस्टाइन के अक्सर सवाल टीचर्स के भी सर के ऊपर से गुजर जाते थे। छोटी सी उम्र में ही इसने यूनिवर्स के लॉज को एक छोटी सी इक्वेशन में बंद करना चाहा और यही इन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था। 26 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने 4 रिसर्च पेपर्स पब्लिश करके पूरी दुनिया को हैरान कर डाला और इसी वजह से इनको पीएचडी की डिग्री और ह्यूमैनिटी के लिए आला किरदार अदा करने की वजह से नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया। इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि आज भी आइंस्टाइन के इन थीसिस के बगैर साइंस अधूरी है। कई डॉक्टर्स और साइंसदानों ने ये नतीजा निकाला कि आइंस्टाइन का ब्रेन इनके पैदा होने के बाद ही स्पेशल बना था,
जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब इनको अपने ही सवालों का जवाब ना मिलता तो वो खुद ही अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इनका जवाब तलाश किया करते थे। छोटी उम्र से ही ऐसा करने से इनका ब्रेन इसी हिसाब से डेवलप हो गया। आज भी आइंस्टाइन का ये दिमाग अमेरिका में वाक़या द मटर म्यूज़ियम में मौजूद है, जिसको बड़ी ही हिफाजत के साथ माइक्रोस्कोपिक फिल्म्स में प्रिजर्व करके रखा गया है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।